हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूं सबनीत और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिजीज़, डायलिसिस एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट शेयर कर रही हूं। आज की वीडियो भी मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे है। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। और साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि आपको उस टाइम पे क्या नहीं करना। और ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी जिनका अभी तक डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुआ और उनकी बॉडी में कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स या कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो इस डिज़ीज़ को लेकर होती है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, जैसे कि स्वेलिंग आना या फिर सांस फूलना। वो सारी चीज़ें अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे आपकी बॉडी में तो आप ये वाली टिप्स जो है फॉलो कर सकते हो। मतलब अगर आपका क्रेटिनाइन 3, 4, 5, 6 के आसपास है तो आप ये चीज़ें जो है फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका क्रेटिनाइन 6 से ऊपर चला गया तो आपको कोई भी डॉक्टर जो है वो मेडिसिन नहीं देगा, क्योंकि वो सीधा ही आपको या तो फिर डायलिसिस के लिए बोलेंगे, नहीं तो फिर ट्रांसप्लांट के लिए आपको बोला जाएगा। जो ऑलरेडी लोग डायलिसिस पे हैं उन पे ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। अगर तो आपका क्रेटिनाइन 3, 4, 5, 6 के आसपास है तो ये चीज़ें आप पर काम करेंगी और आपको काफ़ी हेल्प होगी इन चीज़ों से। लेकिन अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही, अदरवाइज़ अगर तो आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो फिर तो जैसे आपके डॉक्टर बताएंगे, अगर आपको डायलिसिस की ज़रूरत है तो आप डायलिसिस ही आपको करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर 6 तक क्रेटिनाइन होता है तो मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आती, और जब इससे ऊपर जाना स्टार्ट होता है, चाहे आपको प्रॉब्लम्स आए या ना आए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको डायलिसिस ही बोलेंगे। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो लोग मेरी वीडियो पहले से देखते हैं उनको मैंने बहुत सारी वीडियो में ये बात शेयर की हुई है कि मेरी डायलिसिस जब स्टार्ट हो गई थी, 2-2.5 मंथ डायलिसिस लेने के बाद मैंने खुद से डायलिसिस बंद कर दी थी। तो 3 साल तक मैंने डायलिसिस नहीं करवाई थी बीच में, और उसके बाद 2014 में आके मेरी डायलिसिस जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मेरी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आनी स्टार्ट हो गई थी और जिसकी वजह से मैं अपनी डायलिसिस जो है वो बंद नहीं कर पाई थी। एक्चुअली जब हम लोगों का क्रेटिनाइन बढ़ना स्टार्ट होता है तो हम लोगों को बहुत टेंशन हो जाती है। इवन कि अगर पॉइंट्स में भी क्रेटिनाइन बढ़ता है तो हम लोगों को स्ट्रेस होनी स्टार्ट हो जाती है, और सबसे बड़ी बात उस टाइम पे माइंड में आती है कि इसको कैसे कम किया जा सके, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अगर क्रेटिनाइन की वैल्यू बढ़ गई तो डायलिसिस ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो उनको करवाना पड़ेगा। हम लोगों का जब क्रेटिनिन बढ़ना स्टार्ट होता है तो हमारे माइंड में यही रहता है कि कैसे हम इस क्रेटिनिन को कम करें, और इसके लिए हम ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्रेटिनिन बनता कैसे है। मैं बहुत ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जैसे डॉक्टर हमें बताते हैं वैसे ही मैं आपको बताऊंगी। तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि हमारी जो किडनी है वो फिल्टर की तरह काम करती है, और डॉक्टर ही हमें ये बात भी बताते हैं कि जब हम खाना खाते हैं उसमें जो हम प्रोटीन लेते हैं उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में होता है, और जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो होता है क्रेटिनाइन एंड यूरिया, जो ब्लड के थ्रू हमारी किडनी में आता है। और अगर किडनी के फंक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो क्रेटिनाइन और यूरिया जो है वो किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी और वो ऐसा का वैसा ही हमारे ब्लड में रह जाएगा। इसीलिए ब्लड टेस्ट करवाने से हमें पता चलता है कि हमारा क्रेटिनिन लेवल कितना है, क्योंकि हमारी किडनी ने उसको अच्छे से फिल्टर नहीं किया होता, तो हमेशा उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ करके आएगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी किडनी किस वजह से ख़राब हुई है, उसका रीज़न क्या है ख़राब होने का। और अक्सर जो मेन कॉज होते हैं किडनी फेलियर के, वो एक तो होता है डायबिटीज़, जो कि एक मेजर और मेन कारण है किडनी डिजीज़ का। उसके बाद आता है हाई ब्लड प्रेशर, और तीसरा है प्रोटीन लीकेज। और अगर इन तीनों प्रॉब्लम में से आपको कोई भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी किडनी जो है डैमेज हो रही है तो डेफिनेटली आपको पहले उस पर काम करना पड़ेगा। मतलब अगर हाई शुगर है, हाई बीपी है और प्रोटीन लीकेज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इन सारी चीज़ों पे आपको पहले काम करना पड़ेगा। एक अच्छे डॉक्टर, उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। एक्चुअली मेरा किडनी डैमेज का जो मेन रीज़न था वो हाई बीपी था। 2011 में जब मुझे पता चला मेरा क्रिएटिनिन 1.9 था, 3 मंथ के अंदर अंदर ही मैं मेडिसिन ले रही थी, नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर थे, लेकिन
पता नहीं कैसे मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, या क्या इशू हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन 3 मंथ के अंदर अंदर ही मेरा बीपी इतना ज़्यादा हाई हो गया कि मुझे एडमिट होना पड़ा। और जब मैं एडमिट हुई तो उस टाइम पे मेरा क्रेटिनाइन जो है वो 7 था। तो जब मैं एडमिट हुई नेक्स्ट डे ही मेरी डायलिसिस कर दी गई थी वहाँ पे, और मेरा क्रेटिनिन कम हो गया था डायलिसिस करवाने से, क्योंकि वो सडन राइज हुआ था। मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई, सिर्फ बीपी हाई की वजह से मेरे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, पूरी रात मेरे हेडेक हो रहा था। तो इसलिए अगर मुझे सही से गाइड किया जाता उस टाइम पे, मेरी मेडिसिन अच्छे प्रॉपर होती, डाइट अच्छी होती, तो मे बी जो इतनी जल्दी किडनी मेरी ख़राब हुई है वो थोड़ा स्लोली जो है वो काफ़ी टाइम के बाद जो है वो डैमेज होती। लेकिन उस टाइम पे मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब मेरी फर्स्ट डायलिसिस हुई उसके बाद मेरा क्रेटिनिन कम हो गया था, कम मतलब 4.5-5 के बीच में था। फिर मेरी डायलिसिस स्टार्ट होगी। उस मंथ मेरी वीक में 2 बार डायलिसिस की, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर को भी यही लग रहा था कि ये सडन राइज हुआ है और ये कम हो जाएगा। लेकिन 2 बार डायलिसिस करवाने के बाद भी वो कम नहीं हो रहा था। नेक्स्ट मंथ मैंने उनको बोला कि मुझे 1 बार डायलिसिस करवानी है, तो वीक में 1 बार डायलिसिस मेरी हुई, फिर भी वो कम नहीं हुआ था। मेरा फिस्टूला भी उसी टाइम बन चुका था। फिर मेरे फिस्टूला से भी 2 से 3 डायलिसिस स्टार्ट हुई, लेकिन मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी डायलिसिस करवाने के बाद, मतलब मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्यों डायलिसिस करवा रही हूँ। और जितनी देर मैं घर पे रहती थी उतनी देर मैं ठीक रहती थी, लेकिन जब भी मैं डायलिसिस करवाने जाती थी, जब डायलिसिस करवा के वापस आती थी तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। तो फिर मैंने उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक ही बात आई, कैसे मैं इस क्रेटिनिन को कम करूं, क्योंकि मेरी बॉडी में तो कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही थी, कोई भी सिम्टम्स मेरी बॉडी शो नहीं कर रही थी। तो मैंने कुछ टाइम के लिए खुद से ही डायलिसिस बंद कर दी। मैंने डॉक्टर से बात की थी कि मुझे मेडिसिन दे दो, लेकिन मेरा क्रेटिनिन 6-7 के बीच में था, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, डायलिसिस ही आपको करवानी पड़ेगी। तो उस टाइम पे फिर मैंने खुद से डायलिसिस बंद की। 3 साल तक मेरी जो है डायलिसिस बंद रही और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। उसका क्या रीज़न था, मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी, वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब मैंने खुद से डायलिसिस बंद करके मैं घर पे आके बैठ गई, तो मैं सोचने लगी अभी मैं क्या ट्रीटमेंट लूँ। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट किया, और सबसे जो अच्छी वाली अट्रैक्टिव वीडियो होती है वो आयुर्वेद वालों की होती है, और वो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम लोग क्रेटिनिन को कम कर देंगे जिससे आपकी किडनियाँ नॉर्मल हो जाएंगी। वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और बहुत सारे पैसे आप लोगों के वो ठग लेते हैं। मैंने भी मतलब लोगों से, मैंने ऐसा कोई पर्सन वैसे देखा नहीं था कि जिसकी किडनियाँ जो है ठीक हो चुकी है, वो नॉर्मल हो चुका है। मैंने सिर्फ सुना था। वो वीडियोस इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हम लोग सच में विश्वास कर लेते हैं कि नहीं, आयुर्वेद में ही इसका ट्रीटमेंट है, एलोपैथी में इसमें ट्रीटमेंट ही नहीं है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा था एलोपैथी में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर्स ने मुझे अच्छे से गाइड नहीं किया, मेरी कंडीशन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरा डॉक्टर्स पे थोड़ा विश्वास जो है उस टाइम पे थोड़ा ऐसे वैसा हो गया था, इसलिए मैंने आयुर्वेद स्टार्ट कर दिया। आयुर्वेद से ना तो मेरा क्रेटिनिन कम हुआ ना बढ़ा, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी मेडिसिन काम कर रही है, लेकिन उनकी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। मैंने जो डाइट फॉलो की वो साथ में काम कर रही थी, क्योंकि किडनी डिजीज़ में अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हो तो आपकी किडनीज काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो वर्क करती हैं, क्योंकि किडनी डिजीज़ जो है एक साइलेंट डिजीज़ है। अगर हम किडनी के वर्क पे ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे तो वो काफ़ी लंबे समय तक वो अपना जो धीरे धीरे उस काम जो है करती रहेगी। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि आयुर्वेद से काम हो रहा है, लेकिन नहीं। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, जो डाइट थी वो काम कर रही थी। और डाइट में क्या करना था, एक्चुअली मैंने क्या क्या किया था, सबसे पहले मैंने जो हाई प्रोटीन की चीज़ें हैं वो बंद कर दी। आयुर्वेद वालों के कहने पर मैंने हाई प्रोटीन ही नहीं, मैंने प्रोटीन ही बंद कर दिया था। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपको हाई प्रोटीन बंद करना है, प्रोटीन नहीं बंद करना। आपको एक बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में जो है वो प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको जो है पूरे तरह से अपना जो नॉन वेज फूड है वो बंद करना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो एग वगैरह ले सकते हैं, एक एग जो है डेली का ले सकते हैं प्रोटीन के लिए। अदरवाइज़
आपको वो बंद करके आपको जो है लो प्रोटीन की डाइट है वो फॉलो करनी है। जैसे हम घर पे दाल रोटी सब्जी खाते हैं वो खाना है। मैंने भी वैसा ही स्टार्ट कर दिया और उस टाइम पे जो फ्रूट्स किडनी पेशेंट को दिए जाते हैं वही खाती थी। जैसे अमरूद हो गया, पपाया हो गया, एप्पल हो गया। इसके अलावा मैं कोई फ्रूट्स खाती नहीं थी, बहुत रेयर था, मतलब बहुत थोड़ी क्वांटिटी में अगर मैं कुछ खाती थी तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में खाती थी। और घर का ही खाना खाती थी, बाहर का खाना मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया था। कहीं पर भी आती जाती थी तो बहुत सिंपल सा खाना खाती थी। बस गलती मेरी ये थी कि मैंने उन लोगों की वजह से अपना प्रोटीन बंद कर दिया। आपको प्रोटीन अपना बंद नहीं करना, आपको अपना प्रोटीन लेवल जो है वो लो कर देना है। धीरे धीरे मेरी बॉडी अंदर से वीक हो रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रही थी, क्योंकि मेरी जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं थी। वो लौकी, घिया, तोरी वो मैं ज़्यादा खाने लगी थी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी अंदर से वीक होने लगी थी। और तीसरी बात आती है, हम लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लेनी, आयुर्वेद भी नहीं लेनी और कोई भी ऐसे पेन किलर वगैरह बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हमें नहीं लेना। एक्चुअली जो मेन रीज़न था मेरी किडनी डिजीज़ का वो था हाई बीपी। उसको कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी डॉक्टर ने उस टाइम पे, जब मैं डायलिसिस के 2-2.5 मंथ में ही उन्होंने जो मुझे मेडिसिन दी थी वही ली मैंने। और उसके बाद उन्होंने मेरे खाने में नमक बिल्कुल बंद कर दिया था। मैंने 2 से 2.5 मंथ तक मैंने बिल्कुल नमक नहीं खाया था। उसकी वजह से मेरा बीपी एकदम से नॉर्मल हो गया था। और उसके बाद 3 साल मुझे किसी भी एलोपैथी डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने अपना खान पीन इतना ज़्यादा सिंपल कर दिया था कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी किसी भी चीज़ की। कोई कॉम्प्लिकेशंस मुझे नहीं आ रही थी, बस मेरी बॉडी बहुत वीक होती जा रही थी। तो जो भी मैं खाना खाती थी वो एक प्रॉपर प्रपोर्शन में खाना खाती थी। सॉल्ट मेरी डाइट में पहले तो बिल्कुल बंद था, वो 2 मंथ बंद रहा। उसके बाद मेरा सॉल्ट जो है काफ़ी कम हो गया था। मैं बहुत कम सॉल्ट लेती थी। पोटाशियम, हाई पोटाशियम वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो नहीं खाती थी। हाई प्रोटीन वाली चीज़ें वो बिल्कुल बंद कर दी थी मैंने। जैसे राजमा और चने और ये सोयाबीन होती है वो तो मैंने बिल्कुल ही नहीं खाई उस टाइम पे। बाकी दूध, दही मैं सब कुछ लेती थी, लेकिन पोर्शन जो है वो कंट्रोल में लेती थी, मतलब उसकी क्वांटिटी जो है कम लेती थी। नेक्स्ट आता है कि इस टाइम पे आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप अपने आप को इन्फेक्शन से दूर रखो। बाहर का आप कम खाओ ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, और किसी भी तरह की सर्दी, खांसी और ख़ास करके फीवर नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर बॉडी में फीवर आता है तो उसकी वजह से क्रेटिनिन बहुत जल्दी बढ़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने से मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि मेरी बॉडी को 2014 में आके मुझे फ़ीवर हुआ, और वो फीवर की वजह से मुझे एडमिट होना पड़ा फिर से हॉस्पिटल में। और मैंने इतने 3 सालों में मैं कभी भी हॉस्पिटल में नहीं गई थी। और अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे और आपका क्रेटिनिन 7-8 के आसपास है तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो आपकी डायलिसिस ही करेंगी। जब मैं वहाँ पे एडमिट हुई तो फीवर की वजह से मेरा क्रेटिनाइन 13 हो चुका था। तो उस टाइम पे मेरी फिर से डायलिसिस स्टार्ट हो गई। मतलब फिस्टुला तो ऑलरेडी मेरा 2011 में ही बना हुआ था। एक वीक में वहाँ पे एडमिट रही, 2 बार डायलिसिस हुई। तो उस चीज़ से मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर हमारी बॉडी में उस टाइम पर कोई भी किसी भी तरह की इन्फेक्शन होती है, खास करके अगर फीवर आता है, तो आपके क्रेटिनिन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और फिर अगर एक बार क्रेटिनिन बढ़ गया तो डायलिसिस ही उसको कम कर सकता है, अदरवाइज़ आपका क्रेटिनिन कभी भी कम नहीं होगा। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी है वो है वाटर इनटेक। मैंने उस टाइम पे, मुझे जब मेरी डायलिसिस स्टार्ट हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आपको 1.5 से 2 लीटर तक पानी पीना है। और 1.5 से 2 लीटर तक पानी मैं डेली पी लेती थी, क्योंकि मेरा यूरिन आउटपुट काफ़ी अच्छा था। आपको कितना पानी पीना है आप अपने डॉक्टर से पूछना, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से भी आपकी बॉडी में स्वेलिंग के चांसेस होते हैं। 3 सालों में मेरी बॉडी में ऐसा कुछ भी इशू नहीं आया, क्योंकि मैं हर चीज़ को जो है वो बहुत केयरफुली फॉलो कर रही थी। लेकिन बस यही था कि मेरी बॉडी अंदर से वीक हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन हो गई, तो मेरी क्रेटिनिन जल्दी बढ़ गया। अदरवाइज़ अगर मुझे इन्फेक्शन नहीं होती तो तब भी मुझे कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं थे। और वो डायलिसिस लेने के बाद फीवर चला गया था, 1 वीक तक फीवर रहा था। उस वीक में मेरी डायलिसिस हुई, उसके बाद फीवर चला गया। उसके बाद फिर से मैं ठीक फील कर रही थी, लेकिन मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। लेकिन उसके 10-15 दिन के बाद ही मुझे फिर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी स्वेलिंग की। मतलब सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम आई थी ब्रीथिंग की, मतलब मेरी बॉडी में जो है वाटर जो है
वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से लंग्स में पानी जाने की वजह से मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो मुझे फिर डायलिसिस के लिए जाना पड़ा। और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट टिप जो मैंने इन 3 सालों में फॉलो किया है और कभी भी मिस नहीं किया, वो था एक्सरसाइज। मैं कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करती थी, वॉक करती थी बहुत कम, मतलब 10-15 मिनट वॉक करती थी। उसके बाद कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी। लेकिन ये मेरा डेली का मॉर्निंग का और इवनिंग का आधा घंटे की एक्सरसाइज, पौने घंटे की एक्सरसाइज का मेरा रूटीन था। मैं हमेशा ही डेली, मतलब जैसे खाना खाना होता था वैसे ही मुझे एक्सरसाइज भी करनी होती थी। तो उन सब चीज़ों से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप सीरियसली इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका क्रिएटिनिन भी कम होगा। कम मतलब थोड़े पॉइंट कम हो जाएगा, नहीं तो स्टेबल हो जाएगा, और उसको बढ़ने की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी, जिससे आप काफ़ी सालों तक जो है वो डायलिसिस से बच सकते हैं। और ये था मेरा आज का वीडियो, कैसे हम लोग अपने क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं और कैसे हम लोग काफ़ी लंबे टाइम तक अपने आप को डायलिसिस से बचा सकते हैं। लेकिन किडनी डिजीज़ अगर आपको हो गई है, मतलब आपकी किडनी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, वो अभी रिवर्स में नहीं जाएंगी, वो धीरे धीरे वो और ज़्यादा जो है वो डैमेज होती जाएंगी। और लास्ट में आके जो ट्रीटमेंट बचता है वो डायलिसिस है और ट्रांसप्लांट, और इन दोनों में ट्रांसप्लांट जो है वो बेटर ऑप्शन है। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि डायलिसिस से काफ़ी अच्छा है ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट में आपकी लाइफ जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, आप सब कुछ खा पी सकते हो। सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपको लाइफ टाइम कुछ मेडिसिन खानी पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई भी इशू नहीं है। आप अपनी लाइफ में हर काम कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो। अगर आप हाउसवाइफ है मेरे जैसे, तो आप घर का भी काम कर सकते हो। तो मेरा मेन मोटिव भी यही है वीडियोस बनाने का, कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकूँ किडनी डिजीज़ के बारे में और ट्रांसप्लांट के बारे में, कि आफ्टर ट्रांसप्लांट जो है वो लाइफ नॉर्मल होती है और एक पर्सन अच्छी ज़िंदगी जो है वो जी सकता है। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो टिप्स है मैंने बताए हैं, अगर किसी की लाइफ में उनके काम आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़कर कि मेरी वीडियो से किसी को हेल्प हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।